नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। एक पंक्ति से शुरू करता हूं। आज जो मैंने सीखा है कि दुआओं में मांगने से अगर मिल जाता कोई शख्स, दुआओं में मांगने से अगर मिल जाता कोई शख्स, कोई पास हो जाती परीक्षा, तो खुदा कसम मैं सबसे पहले तुम्हारे सिवाय मैं कुछ ना मांगता। सबसे पहले तुम्हारे सिवाय मैं कुछ ना मांगता। वो उसका नाम है सफलता। तो जब आप सफलता की कहानी के लिए दुआ करते हैं, मांगते हैं, तो उसके लिए करना पड़ता है पढ़ाई, और पढ़ाई करने के लिए आपको जुड़ना पड़ता है निखिल पांडे के साथ। मैं पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी व्याकरण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाक्य संरचना का टॉपिक है। वाक्य संरचना मतलब दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में जुड़ते हैं तो वाक्य का निर्माण करते हैं। या कर्ता जब अपने मनोभावों को व्यक्त करता है वक्ता, तो उसे भी वाक्य कहते हैं। जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, उसे भी वाक्य कहते हैं। जिसमें एक क्रिया हो रही हो, उसे भी वाक्य के अंतर्गत रखा जाता है। वाक्य में योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, संनति होनी चाहिए, सिद्ध पद सानिध्य होना चाहिए। यह वाक्य का अंग होता है। अब इसी आधार पर हम वाक्य की रचना जब करते हैं तो वाक्य रचना के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, वाक्य की संरचना, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो वाक्य विचार के अंतर्गत, वाक्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले भाषा में क्या होता है मेरे बच्चे? वर्ण होता है। वर्णों को मिलाकर के क्या बनता है? शब्द होता है। शब्दों को मिलाकर के किसकी रचना होती है? वाक्य की रचना होती है। और वर्ण को थोड़ा सा और एक्सटेंड अगर कर लें तो इसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। वायु की उपस्थिति में जब भी कोई आवृत्ति होती है तो उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनियां करोड़ों होती हैं, लेकिन भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनियों का अध्ययन करके हिंदी में कुल 52 ध्वनियों का निर्माण किया, और इसे हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। यह स्वर और व्यंजन दो भागों में विभाजित है। वर्णों को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द भाषा में अर्थ देने का काम करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वह शब्द के द्वारा ही करते हैं, और दो या दो से अधिक शब्द मिला करके हम क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। जैसे अगर मैंने कहा है ना, राम ने, है ना, रावण को बाण से मारा, बाण से मारा। अब ये वाक्य है। इस वाक्य में देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। यहां एक क्या है? क्रियापद है, और इस क्रियापद के साथ क्या है? एक कर्ता है, और कर्ता जो कर्म कर रहा है वो बाण मारने का क्या है? कर्म कर रहा है। और यहां जो दूसरा कर्म है वो है आपके पास रावण। तो ऐसे में आपके पास 4 पद होते हैं। पद 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो कह रहा है कि शब्दकोश का अध्ययन करते हैं, वर्णों का अध्ययन करते हैं, वाक्यों का अध्ययन करते हैं। ए और बी दोनों करते हैं। तो आपका आंसर है भाई मेरे, वाक्यों का, वाक्य विचार के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं मेरे बच्चे? वाक्यों का अध्ययन करते हैं। आंसर आपका सी होता है। तो जिन जिन लोगों ने बताया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मेरे साथ जुड़ जाइए, और भाषा का अध्ययन यहीं पे करना है। अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। मेरे बच्चे, जब भी किसी वाक्य की रचना आप करते हैं तो उसमें एक क्या होता है मेरे बच्चे? उद्देश्य होता है, और दूसरा क्या होता है? विधेय होता है। उद्देश्य का संबंध हमेशा कर्ता से होता है, और जो विधेय का संबंध है वह किससे होता है? विधेय का संबंध किससे होता है मेरे बच्चे? क्रिया से होता है। विधेय का संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। तो उद्देश्य अगर हमने यहां पर बना लिया, हमने कहा भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, है ना, क्या है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए,
चलो भाई जॉर्ज मिलानी से मिलने चले गए। तो यहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वाक्य में क्या है, उद्देश्य है मेरे बच्चे, और अमेरिका गए क्या है, विधेय है, क्योंकि गए क्या है यहां क्रिया के रूप में है, और क्रिया में भी क्या बता रहे हैं, कहां गए, अमेरिका गए। तो यहां पे नरेंद्र मोदी क्या है, आपका उद्देश्य है मेरे बच्चे। तो उद्देश्य के साथ आपका क्या बन जाता है भाई, वाक्य जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। किसके विषय में कहा जा रहा है भाई, नरेंद्र मोदी के विषय में कहा जा रहा है, उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे, उद्देश्य कहते हैं। तो याद रखना वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जब भी किसी वाक्य में आप किसका प्रयोग करते हैं, कर्ता की बात करते हैं या कर्ता से संबंधित पद की बात करते हैं, तो वह किस में आता है मेरे बच्चे, उद्देश्य में आता है। लिख करके याद कर लो, इस बार की डीएसएसबी परीक्षा का एक सवाल यहीं से आने वाला है। डीएसएसबी यदि आप पास करना चाहते हैं तो यहां से एक प्रश्न जरूर पूछेगा, उद्देश्य और विधेय के बारे में पूछेगा। तो मैंने बता दिया कि विधेय क्या है, जहां क्रिया और क्रिया से संबंधित विस्तार होता है उसे हम विधेय कहते हैं, और जहां कर्ता से संबंधित होता है पद उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न लीजिए, क्या है अगला प्रश्न आपके पास यहां पर है, मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, देखो भाई मोहन बाजार जा रहा है, तो यदि अगर पूछे आपसे कौन बाजार जा रहा है, तो यदि किसी वाक्य में आपको उद्देश्य की पहचान करनी है, उद्देश्य की पहचान करती हैं, तो आपको कौन शब्द का प्रयोग करना है। कौन का उत्तर यदि मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। यहां पे मोहन बाजार जाता है, तो मोहन कौन बाजार जाता है, मोहन जाता है, तो आपका जो उद्देश्य है वह क्या है मेरे बच्चे, मोहन है, और मोहन क्या है, पुल्लिंग है, एक वचनकर्ता के रूप में है। किसके रूप में है, एक वचनकर्ता के रूप में। तो मोहन की पहचान क्या है भाई, यह संज्ञा है, और संज्ञा में क्या है, यह एक वचन की संज्ञा है, एक वचन की संज्ञा है, और यह क्या है मेरे बच्चे, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। और यदि क्रिया जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो किसी भी पद का परिचय देते समय आप उसके अंदर का विश्लेषण जरूर करिए, इससे आपको सहायता मिलती है, सीखने में आपकी क्षमता बढ़ती है। पक्की बात कह रहा हूं मैं। अगर बात समझ आ रही है तो आपको कर देना है लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे हिंदी के बच्चे ही हिंदी के टीचर को जिंदा रखेंगे। मुझे जिंदा रखने की जिम्मेदारी किसकी है, वो आपकी है। दुआओं में याद करने से सफलता नहीं मिलती, दुआओं में तो सिर्फ सपने देखे जाते हैं मेरे बच्चों, मैंने कहा है आपको। और आपको इस बात को समझना होगा कि आपको पढ़ना होगा, लिखना होगा, याद करना होगा, तैयार करना होगा, खुद के लिए और अपने लोगों के लिए करना होगा। आपके जो फैसले हों आपकी जिंदगी बनाने के लिए हैं। तो अगर इस कसम है, मुझे कसम है उस खुदा की, है ना, तो सबसे पहले मैं आपकी सफलता मांगूंगा। मेरा उद्देश्य है आपका सफल होना। तो आपको पता चल गया किसी वाक्य में, वाक्य के निर्माण में दो तत्व होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य हमेशा कर्ता के रूप में आता है, विधेय हमेशा क्रिया के साथ आता है। क्रिया का जो विशेषण, अब क्रिया के साथ जितने शब्द लगा दीजिए, उद्देश्य के साथ जितने शब्द लगा दीजिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीढ़ियों के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। सीढ़ियों के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। सीढ़ियों के सहारे क्या है, हो सीढ़ियों के सहारे क्या है भाई। देखो एक व्यक्ति है, मैं जहाज पर जा पहुंचा, इसका मतलब क्या है, मैं कौन है यहां पर, मैं देखो ये सर्वनाम है, सर्वनाम है, और यह सर्वनाम किस रूप में आया है, दूसरी बात क्या है, यह सर्वनाम उत्तम पुरुष में है। सर्वनाम में भी कौन है, उत्तम पुरुष में है, और यह सर्वनाम उत्तम पुरुष में कौन आता है मेरे बच्चे, मैं आता है। तो मैं यहां क्या है, यह उद्देश्य है, और यह उद्देश्य का देखो विधेय का विस्तार, उद्देश्य का वर्धक कोई नहीं। अब ये साधारण उद्देश्य नहीं है मेरे बच्चे, केवल मैं की बात नहीं कर रहा हूं। ये क्या है, ये क्या है, ये यहां पे उद्देश्य वर्धक नहीं है, इसे आप कह सकते हैं उद्देश्य का विस्तार कह सकते हैं।
इसी नाते आंसर आपका डी सही होता है। लेकिन यहां अगर लिखा होता उद्देश्य का विस्तार, तो ये क्या है, जो करता है, कर्ता का विस्तार है कि वो सीढ़ियों के सहारे जा रहा है। बात समझ आ रही है मेरे बच्चे? तो सीढ़ियों के सहारे मैं क्या कर रहा हूं, किसके, मैं जहाज पर जा पहुंचा। तो यहां पर साधारण उद्देश्य नहीं है, विधेय का विस्तार नहीं है, क्योंकि विधेय का विस्तार जा पहुंचा में अगर हम कहते जहाज पर जा पहुंचा, तो ये क्या कर रहा है, जहाज पर जाने की जो क्रिया हो रही है। पक्की बात है, समझ आ गया? तो भाई सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, मैं है, और यह पुरुषवाचक है। क्या है भाई? पुरुषवाचक है। यह क्या है? पुल्लिंग है मेरे बच्चे, पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। मैं क्या है? पुल्लिंग के। जा पहुंचा, पहुंची और पहुंचा से हमें पता लग गया। तो जैसा करता होगा, वाक्य में जो उद्देश्य होगा, उसी के अनुसार जो क्रिया है, उस क्रिया का लिंग वचन आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, उसी के अनुसार लगाएंगे। वाक्य के निर्माण में, वाक्य को समझने के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है भाई? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। मेरे बच्चों, सामान्य तौर पर जो वाक्य होता है, जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो वाक्य रचना, आवलिक, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। सरल, मिश्र और संयुक्त। ठीक है, संयुक्त। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं मेरे बच्चे? 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संबोधनवाचक और संदेहवाचक, यह कुल मिलाकर के 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो आपका उत्तर क्या है मेरे बच्चे? 8 है। अर्थ के आधार पर वाक्यों का अर्थ, आवलिक इसको लिख लीजिए प्रयोग। अर्थावलिक प्रयोग के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अक्सर परीक्षाओं में पीआरटी, डीएसएसबी, पीआरटी की जो परीक्षा होती है, इस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो मेरे चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, लाइक करना है और मेरे क्लास के लिए कमेंट करना है आपको। मुझे भूल मत जाना, मैं पढ़ाता हूं हिंदी साहित्य और आपको बात करना है। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई आपके लिए। क्या है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः, जब हम वाक्य का वर्गीकरण करते हैं, वाक्य का वर्गीकरण करते हैं, तो हम कितने प्रकार से करते हैं भाई? 3 प्रकार से करते हैं। कौन कौन से? देखो यहां पे क्या कह रहा है, 2 प्रकार से करते हैं। लेकिन 2 प्रकार मुख्य रूप से कौन होते हैं? रचना, आवलिक, बनावट। बनावट, ठीक है, रचना, आवलिक, बनावट। और दूसरा है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। लेकिन यदि हम संस्कृत साहित्य की बात करें, संस्कृत साहित्य में वाक्य को देखने के लिए एक और तरीका है, वाच्य के आधार पर। तो रचना, आवलिक, बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और वाच्य के आधार पर भी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य जब कोई कर्ता किसी बात को कह रहा है, किस प्रकार से कह रहा है, उसमें कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भावों की प्रधानता है, इसको आधार बना करके वाक्य का वर्गीकरण हम करते हैं 3 प्रकार से। मुख्य रूप से वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, रचना, आवलिक, बनावट के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। लेकिन अगर आपके विकल्प में कहीं ऐसा पूछता है तो आपको विकल्प 3 का भी चयन करना है। पक्की बात है, कहीं कोई संशय तो नहीं है, क्योंकि वाच्य को भी वाक्य कहने का ढंग कहा गया है और वाक्य का मतलब है कहने का ढंग, दरअसल जिसमें एक शब्द मतलब एक क्रिया और एक कर्ता के रूप में उपस्थित होता है। ठीक बात है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने बताया है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य का मतलब जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा मेरे बच्चे है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कहते हैं जिसमें एक उपवाक्य हो प्लस एक सरल वाक्य हो। सरल
वाक्य हो। एक सरल वाक्य उपवाक्य पर जब आधारित होकर के आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। तीसरा हमारा है संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्य, दो सरल वाक्य जब है ना संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, संबंध और समुच्चय, समूह आधा च य, समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो रचना आवलिक बनावट के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल होता है, मिश्र होता है और संयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है आपके लिए। संरचना के आधार पर वाक्य, आधार पर किए गए वाक्यों के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य जो है ये अर्थ के आधार पर होता है। अर्थ के आधार पर होता है, अर्थ के आधार पर होता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आज्ञार्थक वाक्य अर्थ के आधार पर होता है। संरचना या रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर वाक्यों के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है। बात समझ आ रही है? समझ आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो और इसे शेयर करो मेरे भाई। शेयर करोगे तभी तो हम जिंदा रहेंगे। आपके लिए पढ़ना जिंदा रहने का कारण है। मेरे लिए पढ़ाना और उस पे कमेंट आना मेरे जीवन का सवाल है। तो मेरे जीवन के साथ आपका साथ है, इस नाते आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। अरे मेरे भाई, दुआओं में मांगने से मिल जाता अगर कोई शख्स, दुआओं में मांगने से अगर मिल जाता कोई शख्स। हो मेरे टूटे दिल के साथियों, कभी सपनों से टूटते हो, कभी व्यक्ति से टूटते हो। अरे खुद से टूट जाओ, अब से जिंदगी बना लो, खुद को तोड़ करके खुद पर विश्वास कर लो। हो सकता है जो चाहते वो मिल जाए। दूसरे की तलाश में खुद को खो दोगे, अनुभव बता रहा हूं। दूसरे की तलाश में खुद को खो दोगे। अच्छा है खुद की तलाश करो और खुद को प्राप्त कर लो। सफलता तुम्हारी नियति है, विफलता अनियति है। नहीं जाना उस रास्ते पर तो आओ, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। ओहो, जब पानी बरसता है तो मेढक बोलते हैं। और जब तुम सफल होते हो तो लोग तालियां बजाते हैं। और भगवान क्या करता है? जब तुम सफल होते हो तो वह हंसता है। क्यों हंसता है पता है? उसे पता है कि अब तुम टूटने वाले हो। जो सफल होता है ना, वही टूट के बनता है। तो देखो ईश्वर की माया कैसा है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है, यह कौन सा वाक्य है? जब पानी बरसता है, जब पानी बरसेगा है तो कौन सा वाक्य भाई? देखो पानी का बरसना, जब पानी बरसता है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है कि नहीं है? पानी का बरसना, बरसना क्या है? क्रिया है। और यह क्रिया जो है देखो कर्म है। क्या है? पानी बरस रहा है। और जब और तब क्या कर रहा है? क्रिया के विशेषण के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बरसता, बरसना क्या है? क्रिया है। और यह क्रिया किस रूप में आ रहा है? जब पानी बरसता है तब मेढक, तब, जब और तब से आप पता लगा सकते हैं कि जब तब उपवाक्य का जब हम निर्माण करते हैं। पक्की बात समझ आ रही है? आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। संज्ञा उपवाक्य नहीं है, क्योंकि पानी बरसता है में तो संज्ञा उपवाक्य रहता। पानी बरसता तो संज्ञा उपवाक्य हो जाता, विशेषण उपवाक्य है ही नहीं। मेढक बोलते हैं, मेढक तेज तेज बोलते हैं, तो हम कह सकते थे भाई क्रिया की विशेषता, विशेषण। अब संज्ञा की विशेषता यहां बता रहा है कि जब। पक्की बात है भाई? तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। आंसर आपका सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। राम ने कहा, क्या कहा भाई?
मैं घर जाऊंगा, तो यहां पर आपको क्या करना है भाई, क्या है यहां पर संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि यहां राम क्या है मेरे बच्चे, संज्ञा है। और यह संज्ञा किस रूप में आई है मेरे बच्चे, देखो ये आपको संज्ञा क्या है, ये मेरे बच्चे पुल्लिंग है। और यह पुल्लिंग क्या है, देखो घर जाऊंगा, भविष्य काल की बात है, घर जाऊंगा कैसा है भाई, भविष्य की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कहा कि उपवाक्य में है, तो यहां संज्ञा उपवाक्य है। बात समझ आ रही है, यहां विशेषण नहीं है, यहां क्रिया विशेषण नहीं है, यहां क्रिया उपवाक्य नहीं है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा में क्या है, घर जाऊंगा क्या है मेरे बच्चे, संज्ञा उपवाक्य। घर जाऊंगा, घर क्या है, संज्ञा के रूप में आता है। घर क्या है मेरे बच्चे, घर क्या है, ये रूढ़ शब्द है, परंपरा से चला आ रहा रूढ़ शब्द है। पक्की बात है भाई। चलो अगला प्रश्न लेते हैं, क्या है, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओहो हो, सभी लोग जानते हैं साधारण, साधारण क्या है भाई, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो मेरे बच्चे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम, जिसे आप फुल स्टॉप कहते हैं, है ना। मैं खाना खाऊंगा, मैं रो रहा हूं, क्यों रो रहा हूं भाई, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, आप शिक्षक को नहीं विश्वास में ले रहे हैं कि नहीं सर मैं आपके साथ हूं, है ना भाई। तो मैं कह सकता हूं, पक्की बात है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आ जाओ भाई, क्या है अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्या है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। चलो बता दो, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। क्या होता है साधारण, जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया हो। कौन सा होगा भाई, चारों बातें सही लग रही हैं। देखो भाई, जब भी एक सरल या साधारण वाक्य होगा तो एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होती है, क्योंकि जो क्रिया है वह किस रूप में आती है मेरे बच्चे, विधेय के रूप में आती है, विधेय के रूप में आती है। तो जब भी सरल या साधारण वाक्य रहेगा तो जिसमें एक क्या होता है, एक कर्ता होता है। कर्ता किससे जुड़ा होता है, क्रिया से जुड़ा होता है। तो जिस वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया हो, या जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय और एक क्रिया हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम क्या कहते हैं भाई, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। आंसर डी आपका बिल्कुल सही। चलो अगला प्रश्न लेते हैं, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाएंगे जिनमें, कौन से वाक्य सरल वाक्य कहलाएंगे, तो सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। कितनी बार समझा चुका हूं, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक बात है, समझ आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्या है सरल वाक्य। सलमा घर जाती है, आहा है, सलमा कहाँ जाती है, घर जाती है। तो सलमा का नाम कोई भी हो सकता है, नाम बदल दोगे तो तुम्हें तुम्हारा अर्थ मिल जाएगा, पता है, नाम बदल दो, क्योंकि वो घर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। अरे जो मिलने आता है वो जाता भी है, जो मिलता है वो खोता भी है। नियति को नहीं पलट सकते, नियति को नहीं पलट सकते। सलमा घर जाती है वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है, निषेधात्मक है, आज्ञार्थक है, इच्छार्थक है। क्या इच्छा है कि सरला घर जाती है, तुम्हारी इच्छा तो नहीं है भाई। आज्ञार्थक है, क्या तुम आज्ञा दे रहे हो सरला तुम घर जाओ, अरे नहीं दे रहे हो। निषेधात्मक है, क्या यहां कोई नकारात्मक बात कही गई है, नहीं मेरे बच्चे, नकारात्मक बात नहीं कही गई है। यह एक सरल वाक्य है, सरला घर जाती है, सलमा घर जाती है। तो सरला क्या है मेरे बच्चे, कर्ता है, और कर्ता के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्रिया जुड़ी हुई है। और इस क्रिया के बीच में कहां जा रही है, कर्म हुआ है, ये कर्म है, घर को जाना। कहां जा रही है, घर को जा रही है। पक्की बात है। वाक्य की संरचना की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, क्या है भाई, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। अब आपको बताना इसमें सरल वाक्य कौन सा नहीं। लड़का दौड़ता है, सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, नहीं। देखो भाई,
नहीं है सरल वाक्य, सारे सरल वाक्य हैं। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। की आने के नाते, कि मैंने बताया था कि यह क्या है, मिश्र वाक्य है। इस मेले का उद्देश्य है कि ये व्यापार में वृद्धि हो। ये क्या है, मिश्र वाक्य है मेरे बच्चे। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। लिख करके याद कर लो। जो किंतु परंतु लेकिन आदि शब्दों से जुड़ते हैं, संबंध बोधक शब्दों से जुड़ते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। लड़का दौड़ता है, सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया, सरल वाक्य है। बात किसी भी तरह से कही जाए जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहे हैं। यहां पर एक देखो, व्यापार में वृद्धि हो, यही सरल वाक्य है। उपवाक्य पर आधारित होकर के आया, इसे प्रधान वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, सरल वाक्य है ना। अब इसका सरल वाक्य आपको बताना है, और के नाते क्या है, यह जो है संयुक्त वाक्य है। कौन सा है भाई, संयुक्त वाक्य। पक्की बात है। जो सूरज पढ़ा लिखा, हो सकता है आपका कोई नाम हो, कि सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बन गया, यह संयुक्त वाक्य है। इस वाक्य का सरल वाक्य में बदलना है। इस वाक्य को किस में बदलना है, सरल वाक्य में बदलना है। सूरज ने पढ़ा इसीलिए अधिकारी बना, सूरज ने पढ़ाई की और तब वह अधिकारी बना, या सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बन गया मेरे बच्चे। तो बात बिल्कुल सही है कि सूरज पढ़ लिख करके अधिकारी बन गया। ये क्या है, ये है सरल वाक्य। सरल वाक्य आपको बताना है। तो सूरज पढ़ लिख करके अधिकारी बन गया। बात आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है तो आपको लाइक करना है और करना है कमेंट। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। नीली कमीज वाले छात्र को रचनावली बनावट के आधार पर वाक्य का सही भेद आपको पहचानना है। तो क्या है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या आज्ञार्थक है? तो मेरे बच्चे यह सरल वाक्य है। नीली कमीज, अब जो बच्चा है छात्र, यहां पे क्या है मेरे बच्चे, कर्ता है। और नीली कमीज क्या है, यह क्या है, यहां उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य कर्ता, और कर्ता का क्या है मेरे बच्चे, विस्तार है, विस्तार है। और ये क्या है, पूरा वाक्य यहां तक ये क्या है, उद्देश्य है। और यह कलम दे दो क्या है, विधेय के रूप में आया है। किसके रूप में आया है, विधेय के रूप में आया है। और यहां विधेय का विस्तार है। तो वाक्य की संरचना में आज यहीं तक हमने कुल 15 से 20 प्रश्नों को हल करा है। आपको सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य समझ में आएगा होगा। मेरी कक्षा में कमेंट करके, लिख करके बताइए, लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतना सा निवेदन है, प्रार्थना है, विनम्र आग्रह। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी।